अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आखिर कहते हैं कि आज के लेक्चर में सब दोस्तों को खुशामदीद। जैसा कि आपके इल्म में कि पिछले 4 लेक्चर ऑलमोस्ट या शायद उससे ज़्यादा भी हमारा विद होल्डिंग प्रोविजंस जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसके ऊपर बड़ा डिटेल समझ स्किरा साहब से रहनुमाई हासिल की है। तो उसी तसलसल के अंदर आज उसकी जो विद होल्डिंग प्रोविजंस के हवाले से एजुकेशन है और उसके ऊपर जो रेलिवेंट केस लॉज है उसके ऊपर हम आज डिटेल हमें समझा सबसे हासिल करेंगे। तो मैं बिला तखीर गुजारिश करूँगा सर तशरीफ लाए और विद रेफरेंस टू केस लॉज विद होल्डिंग एजुकेशन के हवाले से हमारी सीरा असल रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एडजुडिकेशन के रेलेवेंट प्रोविजन जो है 161 एंड 162 और 44 एंड 4 एंड स्टेटमेंट को डिस्कस कर दिया है। तो आज विद रेफरेंस टू जो प्रोसीजर है एडजुडिकेशन का, इसको हम इन द लाइट ऑफ केस लॉज को एवेल्युएट करेंगे इन सीक्वेंट मैनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 सीक्वेंस में सबसे पहले देखें तो स्टेटमेंट है जो क्वार्टरली है या एनुअल है। तो दूसरा स्टेप जो है उसको हमने देखना है। दूसरा स्टेप जो है वो 44(4) का नोटिस है। थर्ड स्टेप फिर जो है वो इशुएंस ऑफ नोटिस है अंडर सेक्शन 161 और फिर साथ ही 161 1A और 162 की एडजुडिकेशन का प्रोसीजर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्टेटमेंट जो है 165, तो स्टेटमेंट जो आपने फाइल की हैं क्वार्टरली और एनुअली, एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है या विद होल्डिंग अथॉरिटी जो है जिसने आपको नोटिस करना है 44(4) का, वो एवेल्युएट करेगा कि स्टेटमेंट फाइल की है या नहीं की। अगर आपने क्वार्टरली या एनुअल स्टेटमेंट फाइल की है तो वो 44(4) के जो प्रोसीजर है उस पर आएगा, उसका नोटिस देगा 44 का कि आप रिकंसिलेशन सबमिट करें। तो फर्स्ट स्टेप जो है 165 की विद होल्डिंग स्टेटमेंट है। अगर आपने स्टेटमेंट नहीं फाइल की हुई तो फर्स्ट स्टेप उसके लिए होगा फिर वो आपको नोटिस में 165 वाला इशू करे नॉन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट का, तो उसकी पेनल्टी जो है वो प्रोक्योर करे, पेनल्टी लगाए एक 182 की जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी। ये स्टेप फर्स्ट स्टेप ये होगा, ये इसको क्रॉस करेगा। अगर फाइल की है तो दूसरे स्टेप पे आएगा, यहाँ सिक्योर करेगा, यहाँ आपने फाइल कर दी है तो फिर वो 44 वाला आएगा। तो यहाँ पेनल्टी प्रोसीडिंग जो है वो टर्मिनेट करेगा या आपसे वो स्टेटमेंट लेगा। अगर आपने नहीं फाइल की तो फिर सेकंड स्टेप आएगा 44(4) हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा, लेकिन प्रेस्क्राइब फॉर्म कोई नहीं है। तो उस सिचुएशन में रिकॉन्सिलेशन है, जो आपने फिगर शो की हैं या अमाउंट शो की हैं इन द योर रिटर्न या अकाउंट्स, तो उन फिगर की रिकॉन्सिलेशन होगी विद द जो आपने स्टेटमेंट फाइल की है। दोनों में डिफरेंसेस को आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है उसके लिए 44(4) का नोटिस दिया जाएगा। अब उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगर वो नोटिस नहीं देता आपको तो डायरेक्ट 161 देता है। तो इसमें एक दो केस लाए, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो अगर आपको नोटिस आ गया है तो आपने स्टेटमेंट फाइल करनी है। स्टेटमेंट के बाद फिर उसमें आप अप्लाई भी दे सकते हैं। फिर ड्यूटी है अथॉरिटी की और के जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है जिसने आपको नोटिस इशू किया है, कि डीसी या एसी जो भी है, तो उसकी ड्यूटी है कि उसको एडजुडिकेट करे। अगर आपने लीगल ऑब्जेक्शन की है या सिंपली आपने स्टेटमेंट फाइल कर दी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शंस है तो अगला फिर वो नोटिस अगले स्टेप पे आएगा। ये लाहौर हाई कोर्ट 2014 PTT 2078 है। ये निशात चुनिया लिमिटेड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसमें वो 44 का नोटिस नहीं था, तो इसमें फिर होल्ड किया था कि ये फिर जो है ये डिफॉल्ट से चार्ज करना या एडजुडिकेट करना ये इलीगल है। तो इसके हम अकॉर्डिंगली टू माय माइंड द कोर्ट हैज ग्रीवेंस ऑफ petitioner to justify the extent that penalty in default of direction withholding has wrongly been threatened by the respondent in the due notice, whereas in fact no material to sustain such threat is available with the respondent. Moreover, equally the petitioner has, instead of providing requisite information for reconciliation of amount regarding taxation without taxation in its statement with its accounts, although previously approved this court on the apprehension but without any concrete evidence of innocence. Accordingly, the appropriate course of action in this case is to restrain the respondent
from taking any action against the petitioner under section 205 without first issuing notice for reconciliation of record in respect of default of withholding by petitioner. Such notice must be contained the precise jury material in respect of which reconciliation of amount is required. If such reconciliation is divided by the tax recovery or negated by its regard, only then may the respondent authority proceed to take further action based on the finding to the effect that the petitioner has departed in the tax recovery. तो ये आप जहाँ कहीं आपको नहीं दिया हुआ तो आपको अकॉर्डिंगली ये ले सकते हैं, वो फिर आपको दोबारा देगा, आपको कन्फ्रंट करेगा, आप फिर आगे चल सकते हैं। ठीक है जी। तो दूसरा स्टेप ये वाला है आपका। फर्स्ट अथॉरिटी की ड्यूटी वो है, दूसरी अथॉरिटी की इनकम टैक्स अथॉरिटी की ड्यूटी है कि 44(4) का नोटिस दे। अगर नहीं नोटिस दिया, डायरेक्टली 161 है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो विद होल्डिंग आपने फाइल की, उसको भी वैल्यूएट नहीं किया, इसको भी नहीं किया, और ऑनवर्ड डायरेक्ट उसकी हो गई। अब उस पर आ जाए। इसके अगर आप रिप्लाई देते हैं फिर ड्यूटी बाउंड है, वो जो आपने रिप्लाई दी कोई लीगल दी तो उसको और एडजुडिकेट बाउंड करे विद स्पीकिंग ऑर्डर, और फिर ऑनवर्ड को सीट करे। अब आ जाते हैं 161 पे। सेकंड स्टेप है 44(4) वाला। थर्ड स्टेप पे आते हैं, ये रिकॉन्सिलिएशन जब आ जाए तो उसके बाद अगर आपने सबमिट कर दिए तो वो पहले एडजुडिकेशन वाला केस है। ये एडजुडिकेशन के लिए ये भी इसी तरह है कि अगर आप आपने नहीं दी तो डिफरेंट है कि अगर जहाँ कोई लीगल ऑब्जेक्शन रेज किए तो इसको आप वो एडजुडिकेट पहले वो आपके लीगल ऑब्जेक्शन जो है कि आप विद होल्डिंग नहीं है या अथॉरिटी गलत ने किया या उसके पास अथॉरिटी नहीं है आपको नोटिस देने की, वो आप चैलेंज कर सकते हैं। लीगल ऑब्जेक्शन जो है वो अकॉर्डिंगली उसमें एडजुडिकेट पास करे और फिर फर्दर प्रोसीड करे। डायरेक्ट वैसे ही वो आपको विदाउट एडजुडिकेशन ऑन योर लीगल ऑब्जेक्शन वो आगे भी प्रोसीड कर सकता है। अगर किया हो तो कोर्ट उसको रिमांड बैक कर सकता है, रिमांड बैक करके कह सकता है कि दोबारा एडजुडिकेट करें और अकॉर्डिंग टू चले आगे। और भी इसमें बहुत से केस ला दें तो बड़ा हम आगे चलते हैं, हम रेलेवेंट जो है उस पर आगे। नेक्स्ट 161 खोले ना, फिर हम 161 स्टेप देखेंगे और फिर उसमें देखेंगे क्या कंडीशन फुलफिल करना। तो अगर पहले भी हमने पढ़ा था तो वेयर ए पर्सन फेल टू कलेक्ट, तो फर्स्ट वर्ड जो है फेल डज नॉट मीन मेड नॉन कंप्लायंस, इससे अबव देन दैट हो, तो फेलियर की ड्यूटी जो है वो इसमें जो लीगल प्रेसिडेंट कंडीशंस हैं या सर्कमस्टांसेस हैं वो फुलफिल करने हैं, तो फिर इसकी अजम्पशन ऑफ जुडिक्शन ऑफ 161 तब होगा जब ये कंडीशन आप फुलफिल करेगी अथॉरिटी को। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन जो है फेलियर है टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस, जो ओब्लिगेशन दूसरा रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट है, रिक्वायर्ड फेलियर है, रिक्वायर्ड है और पेमेंट है। तीन कंडीशन है मैंडेटरी जो इसमें नजर आती हैं, जो कि जब कोई assumption ऑफ एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू सर्टेन एसेंशियल कंडीशन हो और वो कंट्रावेंट हो या अथॉरिटी ने पावर एक्सरसाइज हो जो उसको वेस्टेड ना हो या एक्सीडेड इन द अथॉरिटी हो, तो ये यूनिवर्सल लॉ है। फिर वो कंडीशन फुलफिल नहीं की तो फिर जो उसका एक्शन है वो भी लीगल है, सब्सिक्वेंट भी लीगल है। तो यहाँ ये एब्सोल्यूट सेक्शन नहीं है कि जैसे चाहे वो नोटिस दे के डिमांड निकाल दें, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल जो हेडिंग है उसमें भी है फेलियर टू कलेक्ट और डिडक्ट, और बॉडी के अंदर भी है कि आप फेलियर टू कलेक्ट डायरेक्ट हो या फेलियर टू डिडक्ट कलेक्ट हैविंग डिडक्ट कलेक्ट हो और फेलियर टू डिपॉजिट हो। तो ये फेलियर का वर्ड जो है ये मेयर नॉन कंप्लायंट, जहां आपके पास बोनाफाइड एक्सक्यूजेज है टू फेल के, वहां पर फिर वो कंडेमेनेबल है। अगर बोनाफाइडली इंटेंशनली या अदरवाइज आपका फेलियर है तो फर्स्ट फेलियर के भी हम देख लेंगे। तो फर्स्ट जो बर्डन डिस्चार्ज करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ है ऑन द इनकम टैक्स अथॉरिटी, वो फेलियर को स्टार्ट करे कि फेलियर टू कलेक्ट डिडक्ट है। उस फेलियर के लिए फिर देखना होगा कि आप डिफरेंट आप प्ली ले सकते हैं कि जैसे कि आप विद होल्डिंग एजेंटी नहीं है तो आप फिर फेलियर नहीं है, या आपका लो लिमिट ट्रांजैक्शन है तो आपका फेलियर ही नहीं है, या एग्जम्पशन है तब नहीं है, या लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो फेलियर नहीं है। वो जो भी आपकी प्लीज हैं उसके मुताबिक फेलियर टू डिडक्ट देखा जाएगा। अगर आपका फेलियर है ही नहीं तो फेलियर एस्टैब्लिश नहीं होगा, बर्डन डिस्चार्ज नहीं होगा। दूसरा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायर्ड
कि आप वो विद होल्डिंग एजेंट हो और यू आर रिक्वायर्ड अंडर दैट रिस्पेक्टिव सेक्शन, जैसे 100 आपको 153 है, वहाँ लिमिट है कि आप 75,000 या 30,000 रिक्वायर्ड टू डेक्ट हो। इधर कमर्शियल इंपोर्टर है उनके लिए नहीं है, इधर और भी बहुत से एक्सक्लूडेड है, कोई एग्जाम्प्ट है या अदरवाइज है, तो जिन पे एप्लीकेट रिक्वायर्ड टू डेक्ट ही नहीं है वो आप बोनाफाइड ले सकते हैं कि मैं इन ट्रांजैक्शन में, क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल टैक्स है, ये कोई एनुअल टैक्स नहीं है। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जो है वो अपनी इंटिटी है उसकी, उसको देखा जाएगा कि उस ट्रांजैक्शन पे विद होल्डिंग अट्रैक्ट होती है या नहीं होता, वो उसका जो डिडक्टेबल इवेंट है, तो जब आपने पेमेंट करनी है तो उसको देखा जाना है कि ट्रांजैक्शन अमाउंट कितनी है, किस नेचर की है, कितनी है अमाउंट और किस पार्टी को दी है और किस सेक्शन में वो फॉल करती है, उसके लिए आप विद होल्डिंग है भी नहीं है, तो सारी जितनी भी उसकी कंडीशंस है वो आप देख लीजिए, फेलियर भी और रिक्वायर्ड है कि अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट सेक्शन। दूसरा तीसरी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो है पेमेंट की, पेमेंट नहीं है तो ये जो है सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो इसलिए ये डिडक्टेबल या कलेक्टेबल इवेंट है उसके लिए सेक्शन 158 है, ये 58 डिफाइन करता है कि कब ये विद होल्ड, वैसे तो हर सेक्शन इंडिपेंडेंट सेक्शन है, वो खुद ही डिफाइन करेगा कि ये आपकी विद होल्डिंग डिडक्टेबल या कलेक्टेबल इवेंट कब है, when it will happen कि आपकी liability to deduct या collect arise होती है, वो deductible event determine करेगा, लेकिन ओवरऑल सारे विद होल्डिंग प्रोविजन के लिए सेक्शन 158 है, उसमें पेमेंट का वर्ड है, या बैंक ट्रांजैक्शन के लिए जब वो क्रेडिट हो सकता है, वो हमने आज भी पढ़ा हुआ है, वो डिडक्टेबल इवेंट या कलेक्टेबल जो मेन चीज है वो पेमेंट, क्वांटम ऑफ पेमेंट, अमाउंट है, डेट ऑफ पेमेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर डेट ऑफ पेमेंट अमाउंट नहीं है तो विद होल्डिंग लायबिलिटी टू डायरेक्ट फेलियर एस्टैब्लिश नहीं होता, क्योंकि आप ग्रास पे या परचेज ही आपने अक्रूवल सिस्टम है या उस पे आपने कर ली तो उस पे एप्लीकेबल नहीं, पेमेंट इंक्लूड ट्रांजैक्शन जो है डेट ऑफ पेमेंट उससे डिफॉल्ट होगा कि आपका डिफॉल्ट किस दिन आपने पेमेंट करनी थी और कब की है, वो डिफॉल्ट पीरियड आएगा। अगर आपको डेटा पेमेंट नहीं है, अमाउंट ऑफ पेमेंट नहीं है, तो वो चीजें जो लायबिलिटी जो है डिफॉल्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ। तो तीन चीजें फेलियर और आपका पेमेंट और रिक्वायर्ड। तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड है, पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी में आपने बढ़ाई दी है, तो फिर उसके बाद कोई उसमें कोई डेफिशिएंसीज हैं तो फिर आपको शो कार्ड नोट देगा। अपॉर्चुनिटी देना है वे भी इंडिपेंडेंट एक है, अपॉर्चुनिटी नहीं दी एक्सपोर्ट तो फिर भी आप लीड कर सकते हैं, उसके बाद शो कार्ड नोटिस देगा और कन्फाइन करेगा कि ये चीजें आपके रिकॉर्ड में ये इसमें कार्ड है तो वो कार्ड देगा। उसके बाद अगला कहेंगे जितने भी विद होल्डिंग टैक्सेशन है वो सारे जो है वो इन द नेचर ऑफ एडवांस टैक्स है, और एडवांस टैक्स में एडजस्टेबल है या फाइनल है, तो एट द ईयर एंड ये इट ऑपरेट ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ईयर, जब ईयर एंड होता है तो ये क्लोज हो जाते हैं और सब्सिक्वेंटली एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसमें वन बी जो इम्पोर्टेंट है, ये एक जहाँ कहीं जिसका रिसिपिएंट ने पे कर दिया है तो आपको फिर टैक्स दोबारा नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आपने सिर्फ डिफॉल्ट से चार्ज देना है। इसी तरह साथ ही प्रोसीडिंग, क्योंकि अथॉरिटी के पास ये सारी पावर्स हैं यहाँ भी और 162 में भी, तो पहले उसको उस प्रोसेस को पूरा करना है, तो यहाँ से भी कलेक्ट, यहाँ भी पावर है और दूसरे में भी पावर है। 162 में पहले प्रोसीजर जो अडॉप्ट कर ले, अगर वहां से उसने पेमेंट कर दी है तो फाइनल लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई है, या नहीं की तो उससे भी रिकवरी कर सकता है और अकॉर्डिंगली कर ले। तो अब हम इसमें स्टेप वाइज देख लेते हैं कि क्या क्या देखना है। तो सब फर्स्ट जो है वो आप हमारा जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ का केस आप देते हैं एमसीबी केस, और दूसरा फिर अजम्पशन प्रिजम्पशन टैक्सेशन नहीं होती, पेमेंट के भी केस आप देख लेते हैं, फेलियर की भी देख लेते हैं, रिक्वायर्ड के भी देख लेते हैं, और इसी तरह एडवांस टैक्स के भी देख लेते हैं, फिर पैरामीटर भी देख लें, एग्जम्पशन बिलो लिमिट वाले भी देख लेते हैं, वो सारे भर लेते हैं। ये पहले बिल से केस था जिसमें ये होल्ड हुआ था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो टैक्स पेयर पे, क्योंकि रिकॉर्ड उसके पास होता है तो वो उस पे है, तो वो काफी देर ये चलता रहा, डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता रहा। फिर एमसीबी ने उसको ओवररूल करके उसको इंटरप्रेट किया कि फेलियर का वर्ड सिंपली नहीं है, जब फेलियर है जब लायबिलिटी उस पे वो प्रूव करे, तो इसमें उसका रेलेवेंट है, हम देख लेते हैं। It is therefore most unfortunate that the tax authority has seized certain observations made in bills and take them out of the context, being misusing a leave refusing order of this court as a tool and instrument of harass taxpayer। कि वो लीव टू अपील हुई थी, कैंसिल हुई थी, लीव टू अलाउ नहीं हुई थी, तो लीव टू अपील ना अलाउ करना वो ऑर्डर नहीं होता, बाइंडिंग नहीं होता।
अनलेस एंटर प्रॉपर्ली इंटरप्रेट को वो इशू बिफोर द कोर्ट और कोर्ट ने उसमें डायलेट अपॉन किया और तो फिर वो बाइंडिंग नेचर का सुप्रीम कोर्ट का होता है, तो उन्होंने उसको मिसयूज। दिस इज सो कॉल्ड understanding and application of decision must be strongly deprecated. It must clearly understood that the bills is not and cannot be used as a platform by the tax authority to launch fishing expedition and rowing inquiry. I cannot and does not support or allow the issuance of chokas notice of deliberate vagueness and breathtaking generality, and it's certainly does not shift the burden under section F from the very inception wholly and only on the taxpayer by the expedient of simply identifying one or more payment or class or category of payment. It also follows that with respect to the High Court misunderstood bills in the Salam Street case, the error made in the case which are inconsistent with what is said in the judgment are therefore overdue. तो बिल्स को और इस्लाम को उन्होंने फॉलो किया था, उसको उन्होंने ओवररन कर दिया। आगे एट दिस टाइम इश्यूएंस ऑफ चोकर इज मटेरियल पार्ट ऑफ द, इसमें उन्होंने फिर इंटर ये फिर पूरा वर्ड दिया, ये रिप्रोड्यूस किया। फिर नीचे इट विल बी सीन सेक्शन बिकम एप्लीकेबल सिंपली बिकॉज़ ए पेमेंट इज मेड, ट्रांजैक्शन इज नॉट, बट रेदर ऑन द फेलियर to either collect tax or deduct tax, it is failure that is the triggering event. फेलियर मेन चीज है, ट्रैकिंग इवेंट है, जिससे आपका आपने पहले वो स्टैब्लिश करना है, फिर आपने आगे पेमेंट और फेलियर और रिक्वायर्ड तीनों को आपने इकट्ठा करना है। तो दिस इज द इवेंट है जिसपे आपको फेलियर होगा तो ये इसकी एप्लीकेशन आएगी। बट in each case the consequence is the same. The person becomes generally liable to pay amount of tax. We may note in passing that the referred in this subsection comprise only one section 48 which impose a duty on the collector customer to collect on court. One wonder how many collector, ये most important है, one wonder how many collectors have been issued notice and held personally liable in terms of section 61. तो बेसिकली ये कलेक्टिंग एजेंट जो है, कलेक्ट जब हम बोर्ड स्टेज पे कलेक्टिंग अथॉरिटी ने टैक्स काटना है तो उन्होंने कहा ये आज तक हमने तो नहीं देखा कि कितने कलेक्टरों को डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं नोटिस, अगर उसने नहीं कलेक्ट किया और उसको पेनल्टी भी चार्ज की और टैक्स पेयर पे वो इस पे जो है, हाँ इस पे इमीडिएटली लायबिलिटी भी और 4-5 पेनल्टियां जो हमने कॉन्सिक्वेंस की, एक्सपेंस भी डिसअलाउ कर दिया, पेनल्टी भी, डिफॉल्ट चार्ज भी और प्रति साल भी चला देते हैं। तो लेकिन कितने कलेक्टरों को इन्होंने नोटिस दिए जिन्होंने डिडक्शन की, तो इसलिए वो वाला पहले फेलियर सेटल करें। अवेलेबल Commissioner from him concluded there could have been a failure to deduct that reasoning or information must have that objectivity and must be such would satisfy a reasonable person looking at a relevant fact and circumstance in an objective manner. The threshold is not so strict as to require definite using term well known the term, but it is also not so low as being bound merely to the subjective circumstances, and it is certainly not what the tax authority currently take it to be based on an incorrect understanding of this. It is only this threshold is successfully crossed that notice can be issued, and it is only then the burden may be shifted on the person likely in default to show that it does not or not obliged. तो बेसिकली नोटिस देना पहले बढ़ने जब फेलियर सर्विस करें, पेमेंट करें, वो करें, ये भी ना तो इतना स्ट्रॉन्ग हो के डेफिनेट इन्फॉर्मेशन चाहिए और ना इतना लो के कुछ भी ना हो, मतलब जब आप तो मिडल वे जो है बैलेंस कुछ ना को क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन एज अवेलेबल, ऑब्जेक्टिव और क्रेडिबल, सब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव या सर्विसेज या आप वेंडिक्टिवनेस मैकेनिकल वो नहीं, ऑब्जेक्टिव नेचर का कोई मटेरियल एविडेंस आपके पास हो, क्रेडिबल हो, उस बेस पे फेलियर स्टैब्लिश करता हो, पेमेंट हो और साथ ही आपका रिक्वायर्ड टू डेट भी हो, ये चीजें स्टैब्लिश कर दे तो बर्डन डिस्चार्ज होगा, उसके बाद फिर बर्डन शिफ्ट होगा टू दैट। तो पहले ये फंडामेंटल चीजें करनी है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव मैनर में अगर नहीं की तो फिर बर्डन ही डिस्चार्ज नहीं किया तो आगे कुछ ठीक है, वी नोट बाकी डटे। तो ये बर्डन टू प्रूव जो बर्डन है वो इनिशियल बर्डन डिपार्टमेंट पे है, फेलियर स्टैब्लिश करना, रिक्वायर्ड करना, पेमेंट करना और बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मटेरियल या ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन कमीशन की या काटने की जरूरी है, सब्जेक्टिव नहीं, असम्पशन प्रिजम्पशन वो नहीं, बेसिक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं, बल्कि बिल्कुल भी असम्पशन प्रिजम्पशन भी नहीं, इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव क्रेडिबल को इन्फॉर्मेशन के पास हो जो ये इंडिकेट करे कि फेलियर है, रिक्वायर्ड टू डिडक्ट है और फेलियर है और पेमेंट भी है अमाउंट। तो ये वाला केस
ये बर्डन डिस्चार्ज वाला है। आगे ये फेलियर अकॉर्डिंग टू ये डिफरेंट, वही मैंने जो पहले कहा था, failure has been defined as a fault negligence refusal, consequently the more non-payment itself would not amount to failure to be unless there has been neglect, refusal, inexcusable commission on the part of person liable to pay। ठीक है, तो ये फेलियर को भी डिफाइन कर दी। नेक्स्ट रिक्वायर्ड को भी आप देख लेते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब है कि जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो लॉ में कि आपने डायरेक्ट करना है, विद होल्डिंग एजेंट है, ये हुआ रहता है, तो वो स्टैट्यूटरी पेमेंट मीन एक्चुअली फिजिकल और फिजिकली आपकी पेमेंट हो, वो पीटीवी का हम केस देखते हैं तो उसमें उसको कौन सा रिक्वायर्ड वाला है? चलो क्या नाम था ऊपर हम केस आप बता देते हैं, फेलियर का भी देख दें। ऊपर आ जाए 2003 पीटीटी, ये मसूद टेक्सटाइल्स में फेलियर के वर्ड को डिफाइन है, यहाँ से आप हेल्प ले जाइए। और भी केस और भी है फेलियर के, ये एमसीबी वाला है, तो ये एमसी वाले में भी फेलियर ठीक है। और ये पेमेंट वाला, ये है रिक्वायर्ड है कौन सा? सॉरी रिक्वायर्ड वाला, ये रिक्वायर्ड है 1988 एससीएमआर 1515। तो रिक्वायर्ड वैसे लीगल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो, लॉ ने कास्ट अपॉन ड्यूटी हो गया, आपको रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट है, आप विद होल्डिंग एजेंट हो, अमाउंट भी कम हो, ये वगैरह लास्ट स्पेसिफिक जो है विद होल्डिंग का आप एप्लीकेबल। उसके बाद कौन से पेमेंट, अब पेमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी देयर आर 3 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। एक तो ये है कि आप मर्केंटाइल सिस्टम है, एक कैश सिस्टम है, एक हाइब्रिड सिस्टम। तो आप यूजुअली जहाँ क्लोज सिस्टम पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जब वॉकर होता है पेमेंट आपकी पहले विद रेफरेंस टू टैक्स ईयर होती है, पेमेंट आपकी एडवांस भी हो सकता है पिछले साल पेमेंट की हो, बेशक हो सकता है करंट ईयर में की, उसी बेशक आपने अगले साल की हो। तो जो लायबिलिटी टू डायरेक्ट कलेक्ट है वो विद रेफरेंस टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में किस ईयर में आपने की, बल्कि इट इज जो आपका टैक्सेबल इवेंट है एट द टाइम ऑफ पेमेंट है, वो एडवांस है तभी लगेगा, फ्यूचर में है तभी लगेगा, उस वक्त लगेगा, ड्यू ईयर पेमेंट है तो इस तरह लगेगा। लेकिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग जो है वो एट द टाइम ऑफ अकरेंस अप्रूवल जब आपकी लायबिलिटी बनती है, अदरवाइज वो होगा, इसलिए देयर इज टाइमिंग डिफरेंस। तो आपके अनलेस अंडर पेमेंट नहीं हुई आपकी, हो सकता है आपने पिछले साल पेमेंट की तो उसका ट्रांजैक्शन डिडक्टेबल कलेक्टेबल पिछले साल था, अगर फ्यूचर में आपने पेमेंट करनी है इस वक्त पेबल है वो अगले साल राइज होगा, तो उस पे इस साल वो लाभ एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि वो इवेंट जो है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन टैक्स है, वो इवेंट ऑफ जो है जिस पे डिडक्ट होना है, इवेंट ऑफ डिडक्टेबल वो राइज नहीं होगा, राइज होगा तो एप्लीकेबल होगा। तो इसमें पीटीवी केस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला इवेंट जो है इसको मोस्टली डिस्कस किया गया। इसमें 2-4 चीजें और भी डिस हैं, ये अजम्पशन प्रेजम्पशन पे भी टैक्सेशन नहीं हो सकती। 158 को भी डिस्कस किया गया और 21C को भी डिस्कस किया गया, इसके साथ दूसरे सेक्शन जो है 153B भी किया गया, और ये उसमें होल्ड ये हुआ अजम्पशन प्रेजम्पशन नहीं, बाकी वो बढ़ने जा उसी तरह, और साथ एक्चुअली इधर 21 को 153 को इसमें बेसिकली ये इट इज इसमें डिडक्शन कलेक्ट और डिडक्ट उनको भी डिफाइन किया गया। कलेक्ट और डिडक्ट में क्या डिफरेंस है, इसको भी डिफरेंशिएट किया गया। दूसरा 158 को भी किया गया कि 158 क्या है, 158 के टैक्सेबल इवेंट एक्चुअल पेमेंट को, पेमेंट वाला किधर है, इधर with regard to firstly PTV stance is that no payment has been made by the petitioner to WAPDA। तो बेसिकली यहाँ कमीशन था, तो उन्होंने कमीशन में से खुद ही डिडक्ट कर लिया, रिमेनिंग बैलेंस दे दिया, तो उन्होंने पेमेंट तो कमीशन की नहीं, तो इसलिए उस पर एप्लीकेबल नहीं। तो इसमें होल्ड सब्सिक्वेंटली जैसे 235 है उसमें डीम्ड किया गया है कि अगर आपने काट भी लिया है तो डीम टू भी पेमेंट है, वहाँ यहाँ डीम टू भी पेमेंट नहीं था, सब्सिक्वेंटली वो भी आ गया। लेकिन यहाँ बेसिकली ये होल्ड हुआ
क्या जब पेमेंट नहीं की तो डिडक्टेबल या कलेक्टेबल राइज ही नहीं हुआ, जब राइज नहीं हुआ तो 158 के तहत उस वक्त लायबिलिटी बनती नहीं। और पेमेंट को डिफाइन किया गया एक्चुअली फिजिकली प्रैक्टिकली पेमेंट की हो, तो जब नहीं की तो वो इवेंट अराइज नहीं। तो इसमें इधर देर हो परिवार ने वो डर दे देंगे ऊपर आ जाए, ऊपर देख ले। With regard to the PT grant, in that case, no payment was made by the party to WAPDA. Therefore, the previous 153 super are not applicable. The said section provides that every prescribed person making payment in full or payment, included pay by way advance to a resident person for rendering or provided, shall at the time of making the payment deduct tax from gross amount payable at a rate specific. The term prescribed person defined in section as whereof include the company, thus PTV, was a prescription for the perversity and WAPDA admittedly a resident person as per definition provided. When the confidant for the petitioner with the hypothesis that since PT was making payment in the form of sort of fee to WAPDA for the collection of television license fees from the consumer, the farmer was liable to deduct in section of he candidly conceded that had the amount of television license fee come to PTV in full and then been made over a payment of service fee to the WAPDA, the farmer would have been bound to deduct tax. However, in the instance case, no payment was ever made by the PTV to the WAPDA. Rather, WAPDA collected the television collection fee from the consumer through electricity bill, deducted his fees from this collection services and remitted the balance to PTV. Therefore, PTV was unable to deduct tax. At this juncture, it would be useful to examine Section 153 of the ordinance, which stipulates the time of deduction of tax. Subpart B therefore is relevant, which provides that the person required to deduct tax from the amount paid by the person shall do so in case other than the deduction under Section 150 of the ordinance at the time amount is actually paid. The fact of the combined reading of 163 1B and 150B of that make it clear that deduction is to be made by the person making the payment at the time the amount is actually paid. As stated earlier, in the payment was not channelized by the PTV, thus the farmer could not be possible to deduct. Right? Payment actually physically practically pay हो तो pay हो. आगे वो उसको भी deduct collect है, आगे आ जाते हैं assumption presumption पे नहीं हो सकता. Illustrated law fiscal statute, particular provision of creating tax liability must be interpreted strictly, and any doubt arising there must be resolved in favor of the taxpayer. In this reference may be made to judgment of Chairman of Federal Board of Revenue, Messel Altechnique, PLD 2007 SC Surna, Commissioner Income Tax Khujiz, ये भी इम्पोर्टेंट है. जिला काउंसिल डिस्ट्रिक्ट इतना तंबाकू वाला सिंध गवर्नमेंट, उसके बाद मोहम्मद शफी PLD 2015 SC 380, उसके बाद 2009 SC 1279, उसके बाद PLD 1973 SC 49 और article from the. It is relevant that we have to gather the intention of ledger from the word used by it, and if it is has two clauses of the same article use different wording, then it follows that the intention is not the same, particularly where the conclusion also appear to be in consonance with the reason and gesture. इसको 235 में क्योंकि इंटेंशन क्लियर थी, यहाँ इंटेंशन क्लियर नहीं, इसलिए यहाँ पेमेंट जरूरी है. वहाँ डीम से उन्होंने कहा नहीं भी पेमेंट की तो उसने रिटेन भी रखा है तो वो डीम टू भी पे. इसको इस तरह से उसमें आगे लेजिस्लेटिव therefore being aware of distinct meaning of these words constantly used systematically and not interchangeably in various products. The use of only word deduct itna is in our mind intentional, if the ledger has an intention cover ये वो other सूचियाँ तो collect deduct ये वो आगे चलें. ये भी हमारा कवर हो गया कि पेमेंट जो है डिडक्टेबल इवेंट कब है और किस वक्त आपने डिडक्शन करनी है. जो डिडक्टेबल इवेंट नहीं है तो आपकी लायबिलिटी वो इस पे नहीं आती. असम्पशन प्रिजम्पशन पे 161 153 150 दूसरी चीजें नहीं होती. खुर्शीद, ये खुर्शीद इसमें बेसिकली सप्लाई और सेल का डिफरेंस. ये सप्लाई क्या है, अब तो सेल का आ गया, पहले सप्लाई का वर्ड होता था. जिसमें उनका सप्लाई एक कंटिन्यूटी जिसमें हो कि रेगुलर आपका कस्टमर हो उसमें हो तो कैश पेमेंट स्पॉट पे पेमेंट है, जो काउंटर पेमेंट है उस पर टैक्स नहीं लगता. लेकिन अब वाले लॉ में अमेंड हो गया तो उसी तरह है. तो इसमें इंटरप्रिटेशन के कोई रूल उन्होंने एक मिनिमम टर्नओवर का इसमें था कि मिनिमम लगता है कि नहीं, तो वो वाले रेफरेंस से दूसरा वर्ड को कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये बाकी स्ट्रिक्ट
strict and legal approach was to be applied while interpreting the fiscal and taxation statute. Court could not read into or impute something when the provision of taxation or fiscal statute were clear. लॉ क्लियर है तो फिर आपने एड एस ये लेटर ऑफ लॉ देखना है, इंटेंशन या सेंस नहीं देखनी। लेटर ऑफ लॉ अगर समझते हो उसमें कोई इंटेंशन प्रजम्पशन वो नहीं है, अगर उसमें लॉ में है तो आपने फुल इफेक्ट देना है, ना कोई एक्सक्लूड कर सकते हैं ना कोई इंक्लूड कर सकते हैं। जिस तरह लेटर है इन द सेम मैनर इन द सेम सेंस उसको फुल इफेक्ट देना है। ये इसमें काफी सारे केस है। पीएलटी 2010, एससी 1004 है, उसके बाद आपका 2002 SCMR 356 है, 93 SCMR 683 है, 1993 है SCMR मेहरान वाला 274 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 SCMR 633 है, उसके बाद PLD 1991 SC 630 है, हिजरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये सारे इंटरप्रिटेशन ऑफ इसको स्टैट्यूट के 1971 PT 200 है, ठीक है। नीचे मिनिमम लायबिलिटी टर्नओवर वाला, इसमें टर्नओवर की डेफिनेशन जो 113 में है सब में वो सारी इंटरप्रिटेशन है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली टैक्स नो इक्विवेलेंट कंसीडरेशन, आगे वर्ड है, वर्ड की इंटरप्रिटेशन, शेड्यूल वाला भी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल जो है वो सबसर्विएंट ऑफ स्टैच्यू है और स्टैच्यू का ही पार्ट है, इसलिए उसको फुल इफेक्ट देना चाहिए। अगर स्टैच्यू में और मेन चार्जिंग सेक्शन में कोई डिफरेंस है तो मेन सेक्शन जो है चार्जिंग वो प्रीवेल करेगा। नेक्स्ट है ये कैश पेमेंट है, परचेज नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स or on the spot cash payment or sale by vendor in walk in a customer do not fall within the purview of supply of as in of the ordinance, and thus they are subject not subject to withhold deduction of tax at source। तो उनके सप्लाई जो है उसकी डेफिनेशन, लेकिन अब क्योंकि वर्ड सेल का आ गया तो उसमें ये फॉल करती है। नीचे है वर्डिंग होगी टर्म्स इन द स्टैट्यूट, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी वर्ड टर्म आपने इंटरप्रेट करना है तो ऑर्डिनरी मीनिंग या टेक्निकल मीनिंग। तो अगर डिफाइन वर्ड है तो ऑलरेडी हमने कहा है कि जो डेफिनेशंस हैं वो मिनी डायरेक्टरी है, लेकिन जहाँ कहीं वर्ड उसमें वो डायरेक्टरी नेचर होता है, मैंडेटरी नहीं होता। अगर कंटेक्स्ट से वो उसकी मीनिंग जो है उसके डिफरेंट हो तो वो कंटेक्स्ट या सब्जेक्ट है वो प्रिवेल करेगा और डेफिनेशन को ओवररूल करेगा। जहाँ कहीं कंटेक्स्ट टैली करता है तो ये ऑल ओवर द स्टैट्यूट जहाँ कहीं भी वो वर्ड यूज होगा उसके वही मीनिंग लिए जाएंगे। तो अगर जहाँ डिफाइन नहीं है तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई जुडिशियल डेफिनेशन जो है उसी स्टैट्यूट में है तो उसको फॉलो करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो फिर हम ऑर्डिनरी नेचुरल जो मीनिंग है जो फिट होते हैं टू द उस रेलेवेंट स्टैट्यूट की जो नेचर है उसमें तो उसको अडॉप्ट करेंगे। तो इसी में टर्म इन द स्टैट्यूट ऑर्डिनरी मीनिंग एंड टेक्निकल कंटेक्स्ट ऑफ द टर्म वेयर एनैक्टमेंट यूज ए टर्म व्हिच हैड बोथ द ऑर्डिनरी एंड टेक्निकल मीनिंग। द क्वेश्चन एज टू which meaning of term intended to have been determined by the context. If the context was technical, the presumption was that technical meaning of the term was intended to be used, otherwise ordinary meaning was taken as it meant. Secondly, word used in statute relating to particular trade business transaction were to be construed as having meaning which everybody concerned with that trade business transaction and used and understood. तो इस तरह टर्म को डिफरेंट टर्म जो है डिफरेंट सिनेरियो में कंटेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। वो ट्रेड बिजनेस जो भी है जो ट्रांजैक्शन का रिलेट करता है वो है। जैसे कि मेडिकल है तो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में होगा, अगर इंजीनियरिंग है तो उस टर्मिनोलॉजी होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या बिजनेस फिजिकल है तो उसमें टर्म वो फील्ड कौन सा है उसके रिलेटेड जो फिट इन होगा मोस्ट रेलेवेंट और फिट इन होगा वो अडॉप्ट किए जाएंगे। पहले देखा जाएगा कि स्टैट्यूट में डेफिनेशन है कि नहीं, अगर वहाँ है तो फिर उसको कंपैरिजन किया जाएगा उसका रेलेवेंट जो सब्जेक्ट या कंटेक्स्ट है उससे इन कंसोनेंस है या एट वेरिएंस है। अगर एट वेरिएंस है तो वो कंटेक्स्ट के जो मीनिंग है वो लिए जाएंगे, इसको बोल दिया है। या बाद एक वर्ड वहाँ भी डिफाइन होता है, बाद डेफिनेशन क्लास में तो ये प्रिवेल करेगा ऑल ओवर द स्टैट्यूट में वही मीनिंग लेंगे अनलेस अंटिल द कंटेक्स्ट या सब्जेक्ट डिफरेंट ना हो। अगर नहीं है डिफरेंट तो वही फॉलो होंगे। अगर इधर डेफिनेशन नहीं है, किसी सेक्शन में डेफिनेशन है तो वो सेक्शन वाली डेफिनेशन उस सेक्शन के लिए वो सारे स्टैट्यूट के लिए उसको उसमें वो देखा जाएगा, ओवरऑल नहीं देखा जाएगा। अगर वो कंटेक्स्ट डिफरेंट है, सब्जेक्ट में और डेफिनेशन है ये नहीं है फिर कंटेक्स्ट वाली है। अगर दोनों यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं डेफिनेशन तो फिर देखा जाएगा कोई इसी लॉ के जो रेलेवेंट आपका स्टैट्यूट है इसके रेफरेंस से कोर्ट ने कोई डिफाइन किया है उस वर्ड को तो फिर वो वाले जुडिशियल डेफिनेशन। अगर वो भी नहीं है तो फिर हम आ जाएंगे ऑर्डिनरी नेचुरल उसकी जो डिक्शनरी मीनिंग है वो देखेंगे। ऑर्डिनरी वो वर्ड है या वो टेक्निकल वर्ड।
अगर आर्बिट्रेरी नेचर है तो नेचुरल मीनिंग लेंगे। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जैसे फिजिकल स्टैट्यूज हैं, कंपनी एक्ट है या कोई और है, सिविल है, तो वो स्पेसिफिक कोई ट्रेड का है तो उसमें बाद और डिक्शनरी मीनिंग में एक ही वर्ड के हजारों मीनिंग होते हैं। फिर उन मीनिंग में से आपने चूज करना है कि इस ट्रेड में या इस फील्ड में कौन सा फिट इन होता है। तो वो वाला जो मोस्ट फिट इन होता है आर्डनरी मीनिंग जो है वो आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके उसको आगे सप्लाई के मीनिंग है। इसी तरह आगे सेल के मीनिंग है। सेल भी आपके डेफिनेशन आपने देखी है कि सेल क्या है, सप्लाई क्या है, तो सेल की इसमें डेफिनेशन आप देख सकते हैं। सेल इस क्योंकि सेल पे यहाँ अप्लाई है तो यहाँ आप सेल का कब सेल होती है, तो सेल जस्ट एग्रीमेंट टू सेल है तो वो सेल नहीं होती अनलेस उसका टाइटल जो है पोजीशन टाइटल वो जो ओनरशिप है वो शिफ्ट नहीं होती, वो नहीं होती, उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो वाले उसको आप देखें। जस्ट आपने क्योंकि पहले मैंने डिस्कस किया था सेल अगर आपने एडवांस लिया है सेल नहीं किए अभी तो उस पर विद होल्डिंग तो होगा। इसी तरह फिर बाद सप्लाई या ऑन अप्रूवल बेसिस करते हैं, हायर बेसिस करते हैं, लीज बेसिस पे करते हैं, डिफरेंस है वो ऑलरेडी हमने उसमें इन डिटेल उसको डिस्कस किया। क्लियर? आगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पीटीवी वाला और एमसीबी वाला और ये एक खुर्शीद वाला एटलीस्ट कम अज कम इन केसेस को इसी से सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करते हैं तो इसको जरूर इसमें देखें। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में वैसे ही क्योंकि 10A है 4 है ड्यू प्रोसेस फेयर ट्रायल जो है वैसे वो पार्ट ऑफ ईच या अपॉर्चुनिटी दी हो ना दी हो तो वो उसका पार्ट बनता है। उसके लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के वैसे भी केस लाया गया एटलीस्ट 15 की 3 देनी चाहिए। सिंगल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि सिंगल नोटिस दे के आप एडवर्स ऑर्डर नहीं कर सकते। तो अब वो 10A 4 जो है पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी स्टैट्यूट है, जहाँ नहीं वहाँ भी देनी, जहाँ स्पेसिफिक है वहाँ तो मैंडेटरी है, तो यहाँ स्पेसिफिक है यहाँ आपने अपॉर्चुनिटी देंगे। एज पार्ट ऑर्डर का कंसेप्ट नहीं है, स्टेबलिश करना है, बर्डन डिस्चार्ज करना है, उस तरह करना है। असम्पशन 80 मिशन पे ये विद ऑर्डर रिकवरी ये नहीं है। उसके बाद ये अब ये एक जो एडवांस टैक्स ये जितने भी विद होल्डिंग टैक्स हैं जो इन द स्पीसीज ऑफ एडवांस टैक्स हैं, तो एडवांस टैक्स जो है इट ऑपरेट ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ईयर। जो ईयर का एंड होता है ये क्लोज आ जाते हैं, उसके बाद में ऑपरेट नहीं होते, तो बाद में आप रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो लायबिलिटी बेसिकली रिसिपिएंट की होती है जिसका आपने डच या कलेक्ट करना है, तो उसने टैक्स जमा कराते हैं। अगर उसने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी और टैक्स जमा करा दिया है तो उस सिचुएशन में फिर जो विद होल्डिंग एजेंट है उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज लग सकता है और वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट उससे नहीं ली जा सकती। तो इसलिए यहाँ मुरव्वत में भी और टैक्सी में भी यहाँ एडवांस टैक्स के नेचर ऑफ विद होल्डिंग को इंटरप्रेट किया गया है कि ये क्या है, इसका ऑपरेशन लागत कब ये सस्टेन करेगा या कब क्लोज होगा, तो उसको इंटरप्रेट किया गया है। और दूसरा साथ ही इसमें पैरामीटर भी लेट डाउन किया है। एक तो क्या क्या पैरामीटर जो है फुलफिल करने हैं या इंग्रेडिएंट क्या है या इसके क्राइटेरिया क्या है जो फुलफिल करना है टू एस्टैब्लिश डिफॉल्ट और इन्वोक सेक्स इसको इन्वोक करना और लायबिलिटी क्रिएट करना। तो इसमें वही पेमेंट वाला है, फेलियर वाला है, अमाउंट है, डेट है, वो आप देखते हैं इसमें क्या। तो पहले एडवांस टैक्स वाला वो वाला है, वो पेप्सी वाला है, उसमें सुई नॉर्थन वाला भी है और भी एक क्या नाम है उसका रियाज बाटलर भी है। एडवांस का अगर आपने देखना हो कि एडवांस की नेचर क्या है, पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, तो इन सारों की कौन से बेटे एडवांस टैक्स के पहले आप देख लें। ये रियाज बाटलर का है 2010 पीटीवी 1295। इस पे आप देखते हैं एक अलकरम सीएनजी वाला भी था 2011 कुछ था, वो भी एडवांस टैक्स पे था आगे हैं। ये सुई नॉर्दर्न वाला इसमें अनजस्ट इनरिचमेंट भी, इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ जो है कि अनजस्ट इनरिचमेंट आपके किसी के पैसे आप होल्ड करके उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे सिविल जुरिस्डिक्शन में उसको मिजरी या प्रॉफिट कहते हैं कि आप एडवर्स पोजेशन किसी की प्रॉपर्टी या अमाउंट पे रखें और उससे फिर प्रॉफिट अर्न करें, वो सारे राइट पे उसके होते हैं जिसपे जिसकी प्रॉपर्टी पे आपने की। तो इसमें अनजस्ट इनरिचमेंट और भी बहुत से केस लाए जैसे फाइजल लायबिलिटी उसमें भी अनजस्ट इसको इंटरप्रेट किया या रिमांड के रेफरेंस में तो अदर भी आप इसको देख सकते हैं।
HM एक्सट्रैक्शन में भी अनजस्ट इसको फॉलो किया अडॉप्ट किया। तो ये वाला ये विद होल्डिंग का ये एडवांस टैक्स जो है उसकी नेचर क्या है, स्कोप क्या, कंसेप्ट क्या है, वो इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे ऑनरेबल मिस्टर जस्ट ये वाली आबदीद की भी है, इसी तरह जस्ट मंसूर अली शाह की जजमेंट है, इनमें सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली पेप्सी में भी, इसमें भी, और सुई नार्टन में भी, और इनको क्योंकि ये डील करते हैं विद एडवांस टैक्स की नेचर स्कोप क्या है, तो इन सारों को आप दे सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर, ये कौन सा, हाँ इसमें ये ट्रिब्यूनल का डिसीजन है। इसमें उन्होंने कहा पहले अगर आपने नोटिस दिया है तो उसके बाद रिप्लाई दे दी टैक्स पेयर में, तो उसके बाद फिर उसको वैल्यूएट करें, वैल्यूएट करके उसमें फिर शो का नोटिस करें कि ये चीज़ें आपकी गलत नहीं, ये आपका बनता है। जस्ट वो मैकेनिकल पहला नोटिस दिया कि ये यहाँ डायरेक्टली लगाई अमाउंट और 4% 15% लगा के उस तरह नहीं आप कर सकते। तो फिर उसको जब रिप्लाई आ गई है, विद होल्डिंग आ गई है, एग्जम्पशन की चीज़ें दी थी, तो इस सूची में स्पेसिफिक नोटिस फिर आपने एक स्पेसिफिक नोटिस उसका शो का देना है, और फिर में वो चीज़ें जो शॉर्ट कमिंग है वो आपने कन्फ्रंट करनी है। और उसमें ये कौन सा वाला, ये अपना ऊपर आ जाए, ये 2015 PTT 478, ये गुलाम रसूल केस है। इसमें उन्होंने कहा जी आपको ये अपॉर्चुनिटी फिर ही क्लियर होगी, पहले नोटिस पे नहीं आपने सब कुछ लगा देना, बल्कि जब उसने रिप्लाई दी है, विद होल्डिंग दी, बिलो लिमिट बता दिया, अजम्पशन सर्टिफिकेट दे दी और चीज़ें दे दी, तो फिर उनमें आप वैल्यूएट करेंगे क्या शॉर्ट कमिंग है, तो फिर आप उसका शो का नोटिस करें, तो फिर उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ड्यू प्रा फिर ट्रायल फिर पूरा होगा। ठीक, नेक्स्ट और भी है, ग्रास वाला भी है 2015 का, कि आप परचेजेस कोई कन्फर्म करके उसके लगा देते हैं। पैरामीटर देखो, उधर केस पहले देख लें। इसमें MCB केस और पेप्सी केस और ये सारे एडवांस वाले से केस 161 1B और 162 सबको कलेक्ट करके जो अल्टीमेटली इसमें मरम्मत इंटरप्राइजेज वाला जो है CIR, इसमें पैरामीटर ओवरऑल सारे केसेस को बर्डन ऑफ प्रूफ ये वो करते हुए ये पैरामीटर ले डाउन किए। जहाँ ये पैरामीटर प्रायर टू एस्टैब्लिशिंग लायबिलिटी डिफॉल्ट, ये पैरामीटर फुलफिल करने जरूरी। नीचे पैरामीटर आप देख लेते हैं क्या पेप्सी में ही थे, पेप्सी में से पेप्सी वाले केस में से फॉलो करते हुए इसमें किए। फर्दर रीजन ऊपर है, further reason discuss above, our answer to the proposed question is in the negative reference case में ये। तो पहले writ petition में one of our charges in the constitution written under article 199 of the constitution under similar fact and circumstances had allowed the writ petition void judgment Pepsi Cola or Federation of Pakistan other 2023 PTT 541 Lahore High Court website and remanded back the case to the commissioner. We hereby concur with the reason and conclusion, therefore the direction given in the judgment of it shall be read in the judgment as well, which are reproduced. The collective reading MCB PEPCO judgment would unravel the riddle of the exercise power under 61 for issuing notice under these sections. There must at least initially be some reason or information. वो जो subjective objective नहीं हमने डिस्की, वो credible है जो information है with the commissioner for him to conclude there was or could have been a failure to test. तो failure settle करने के लिए objective और credible information होनी चाहिए, पहला जरूरी वो वाला parameter fulfill करना है। All the tax authority have to do for the person is to identify the payment whether singly or lump sum a part of or order class or category. दूसरा identify payment amount वो करनी है जिसमें withholding या collecting event arise होता है। The tracking event of issue notice is the failure. Failure to either collect. Failure नहीं है तो वो according से नहीं है। The commissioner has to point out payment to cause a burden wholly or solely on the tax. Payment को point करनी है। After issuing a notice, the first things need to be verified is whether tax required to collect that a person has been paid or not. अब ये 161 B वाला और 162 वाला कि वो चेक करना है कि जो CP है उसने पेमेंट किया कि इनके अथॉरिटी इनके पास है सब कुछ है उनकी रिटर्नेशन में ये चेक कर सकते हैं। Except tax liability for the relevant tax year is found paid the discharge, the commission can proceed only to impose a default charge and penalty. Reconciliation section cannot be recalled without first ensuring filing of statement and rules.
तो जो हमने डिस्कस किए हैं कि पहले वो आप 161 वाला चेक करें, उसकी कंप्लायंस है, 44 करें, फेलियर करें, पेमेंट करें, रिक्वायर्ड करें, फिर आपको अकॉर्डिंगली आगे जो एडवांस वाला ये पैरामीटर और सारी चीज़ें फुलफिल करते हुए आगे, ठीक है। नेक्स्ट Exemption और limitation. एक्रूवल पेमेंट हमने कर लिया, अब एग्जम्पशंस है। अब एग्जम्पशंस और एक इसको कहते हैं लायबिलिटी और नॉन लायबिलिटी केस। लायबिलिटी केस वो होती है जिसमें आपको यू आर लायबल टू विद होल्डिंग या कलेक्शन ऑफ टैक्स बट एग्जम्पशन हैज बीन ग्रांटेड। तो एग्जम्पशन इसमें प्रीसपोज करती है ऑब्लिगेशन टू डायरेक्ट अप्लाई, तो चार्जेबिलिटी है लेकिन सब्सिक्वेंट एग्जम्पशन थी। नॉन लायबिलिटी केस होता है कि आप उस प्रीव्यू से ही आउट है, उसमें आप एग्जम्पशन तो तब होती है जब चार्जेबिलिटी हो, जब चार्जेबिलिटी ना हो तो उसको हम कहते हैं नॉन लायबिलिटी केस या आउट ऑफ द स्कोप ऑफ इट। तो आपने देखना है बाद में आप विद होल्डिंग एजेंट ही नहीं है या किसी अमाउंट पे है उस पर लगता ही नहीं, जैसे 75,000 है, 30,000 है, या आपका 1555 में और रेंट वाली अमाउंट है जहाँ जिस अमाउंट में लगता ही नहीं आउट, या स्पेसिफिक जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें से ही आप एक्सक्लूड है, सेकंड शेड्यूल का पार्ट 4 में स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है, आप लाभ ही फाल करते हैं, या आपको ऐसा ट्रांजेक्शन उसमें आता ही नहीं, लैंड गुड्स ही नहीं, आप लैंड गुड्स करके साथ है, तो उस तरह की चीजें नॉन लायबिलिटी केस या आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दैट सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, उसको हम कहते हैं नॉन लायबिलिटी केस या आउट ऑफ द स्कोप ही। एक है कि एग्जम्पशन है ऑलरेडी है लगता है लेकिन एग्जम्पशन की गई है, एग्जम्पशन वो आपका सेकंड शेड्यूल में है, और या आपको वो जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेते हैं वहाँ अलाउ है, वहाँ एग्जम्पशन है या और, तो उसको ये डिफरेंट केसेस है जिसमें इसमें रॉयल ट्रैवल वाला है जिसमें डिस्काउंट पे उन्होंने टैक्स लगा दी, डिस्काउंट पे या डेप्रिसिएशन में लगा देते हैं या बिजली के लगा देते हैं, तो जहाँ बिजली पे तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है उसने लेना है, आप वहाँ पे लगा देते हैं, तो डेप्रिसिएशन है, इस तरह की चीज़ों जो है जिनमें लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो रॉयल ट्रैवल और डिस्काउंट और कमीशन पे डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो कमीशन में लगता है डिस्काउंट जहाँ आपने दिया हो, ट्रेड डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट हो, क्वांटिटी डिस्काउंट हो, तो उन पे कर दिया आगे। पहले हमने काफी इसको डिटेल डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद दाल वाला है, कोई एग्रो सिस्टम है उसमें एग्जम्पशन है, उस पर नहीं है। उस तरह इस न्यू दाल ये और 2006 पीटी 14 है, वो वाला कौन सा था साइट बोल देता है ये सर एयरपोर्ट हैं? रॉयल वाला सर, रॉयल वाला था जी सर। ये 2005 पीटीटी 1157, तो रॉयल वाला ये जस्ट नसीब से बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड टू डिस्काउंट ऑफ कमीशन। आगे उनके जब लायबिलिटी काइंड ऑफ लायबिलिटी अराइज ही नहीं होती, लगती नहीं, आखिरी पहले में देख लें ये कमीशन नीचे है, आखिरी पहले को आखिरी नीचे। Since the two basic conditions, ये मॉडल, since the two basic conditions required to attempt the provision of section 51A, that is a kind of obligation to pay as salary to actual payment made on account of brokerage or commission are absent in the case in hand, the associate applicant was not liable, nor he could possibly be treated as associate in part. Now उसकी obligation है ना ही पेमेंट की, इसलिए रिक्वायर्ड भी नहीं है और पेमेंट भी नहीं, दोनों चीजें नहीं है डिस्काउंट में, रिगार्डिंग भी करो। नेक्स्ट न्यू दाल वाला ये जो एग्रो बेस में आता है। आगे ऐसे 586 था और भी ऐसा होते हैं एग्जम्पशन है, वहाँ एग्जम्पशन है, फिर आपको उसको उन्होंने वैल्यूएट करना है, जस्ट मैकेनिकली आर्बिट्रेरी चार्ज नहीं करना, कोई एग्जम्पशन दी है जैसे 44 46 डबल ए और आप हमने डिस्कस की थी वो वैल्यू करना। नेक्स्ट कौन सा ये सर वो एग्जेम्पशन वाला ही है एयरपोर्ट, ये अपडेट है? नहीं पुराना चलो रियाज पढ़ रही है, एडवांस वाला आ गया, अभी लेटेस्ट एक आया हुआ वो सर टर्मिनल का। हाँ तो वो देखो। नहीं एग्जम्पशन की, हाँ 2023 वाला, ये भी आपको 2023 पीटीटी 911, तो ये लेस स्क्वायर है इसका, ये ये भी एग्जम्पशन पेमेंट की बता देगी।
ये पार्ट 4 66 डे इसमें पूरा इंटरप्रेट किया हुआ है। तो जो हमने डिस्कस किया था इसमें कौन कौन सी चीज़ों पे नहीं है, 586 था और 46 डबल है, उनका इसमें फॉल नहीं करता, स्पेसिफिकली एग्जाम है तो उस पर डेक्शन नहीं हो सकती, तो वो मैकेनिकली आर्बिट्री उस पर नहीं लगाई जाती। नेक्स्ट इसमें दमशन ये वो आप और कौन सा नॉन रेगुलेटरी तो ये डिस्कस कर लिया हमने, अपॉर्चुनिटी कर लिया, पैरामीटर कर लिया, जो का नोट्स कर लिया, रिकॉर्ड कर लिमिटेशन लिया रहेगा। हैं। हाँ लिमिटेशन शुरू में करनी चाहिए थी, तो लिमिटेशन क्या लिमिटेशन एप्लीकेबल है या नहीं है, तो लिमिटेशन का क्वेश्चन कई दफ़ा आया, लेकिन बेसिकली लिमिटेशन तो कोई इसमें प्रेस्क्राइब नहीं है, यहाँ नहीं भी हो तो रीजनेबल लिमिटेशन होती है, तो रीजनेबल कोड डिटरमाइन करता है, लेकिन इसमें 3 केस आए हैं। इसमें विद रेफरेंस टू 174 जो है कि रिकॉर्ड कब तक कॉल किया जा सकता है, तो रिकॉर्ड वाले 6 साल जो है उसके बाद तो रिकॉर्ड ही नहीं कॉल किया जा सकता, तो इसलिए फिर उनको नहीं होता। इसमें एक हबीबेन का केस था, वहाँ क्या नाम है सिंध हाई कोर्ट का, एक लाहौर हाई कोर्ट का था, लाहौर हाई कोर्ट कौन सा था, हाँ ये तो एक मैपल लीफ भी है। मैपल लीफ था, मैपल लीफ था लाहौर हाई कोर्ट का, और हबीब बैंक वाला था वो सिंध हाई कोर्ट का, जी सर। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट का केस कौन सा, पैंथर वाला सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को अपडेट कर उसको कंफर्म कर दिया, उस पर लाइक कर दिया, अभी 174 को इंटरप्रेट कर दिया, 174 में 6 साल से रिकॉर्ड पुराना रिकॉर्ड नहीं मांगा जा रहा था, इसलिए का वो लिमिटेशन जो है वो उस पर फिर अपडेट हो किधर ये वाला पैंथर वाला हैं, पैंथर वाला चलो इसमें तो 174 3 रिकॉर्ड जो है इनकम टैक्स बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय सिक्योर स्कोप ऑफ सेक्शन ऑफ द ऑर्डिनेंस एक्ट दे लाइक टू मेंटेन रिकॉर्ड इन सेक्शन ना फॉर बेसिस एंड टैक्सपेयर कैन नॉट बी compelled to produce the record for the tax beyond the period of 6 years stipulated section of the Supreme Court approved the view expressed by Lahore High Court in case of maple leaf factory flan ठीक है, और दूसरे को के रहते थे, तो इसको आपको beyond the tax period हो आप कह सकते हैं इसका रिकॉर्ड नहीं है, फिर इंटरनेटली ये लिमिटेशन है, अदरवाइज डायरेक्ट लिमिटेशन नहीं है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है ये है कि जहाँ आपने विद होल्ड किया और डिपॉजिट नहीं किया, तो देन यू हैव पॉकेट द मनी ऑफ द स्टेट। दूसरी वाली जो 161 205 का एक तो आपने डिडक्ट नहीं किया, कलेक्ट नहीं किया और पे नहीं किया, और दूसरी सिचुएशन थी कि आपने यू हैव डिडक्टेड कलेक्टेड एंड नॉट पेड टू द स्टेट, तो वो वाले में यू हैव चीटेड द स्टेट एंड पॉकेट द मनी ऑफ द स्टेट, उस चीज में कोई लिमिटेशन नहीं, आपने गवर्नमेंट के पैसे ले गए अपने पास, आपका लिमिटेशन है मैं नहीं देता गवर्नमेंट, तो उसने पैसे पॉकेट किए और कहीं स्टेट को देता, फिर आपने दे दी, फिर डिफॉल्ट सरचार्ज भी लेना है, जैसे अनजस्ट इनरिचमेंट अदरवाइज अप्लीकेबल थी आप पे भी अप्लीकेबल, ठीक है, तो वो उसमें भी अनरिपोर्टेड केस है, दोनों इंडिपेंडेंट है, डिडक्शन नॉट डिडक्टेड नॉट पेड और लोअर साइड पे, वो तो चलो ठीक है उसने पे कर दिया दे दिया, जो आपने डिडक्ट करके अपने पास रखा तो वो तो उसने नहीं पेमेंट करनी, उसने तो क्लेम करना है, उसको सर्टिफिकेट आपने इशू किया हुआ है कि मैंने काटा, तो वो क्लेम करेगा, उसकी पेमेंट की ड्यूटी सारी आपकी। दोनों सिचुएशन 1 और 2 डिफरेंट उसके कॉन्सिक्वेंस है। दोबारा खोलने वाले 61 और उसमें पहले वाला है लोअर साइड पे कि आपने डायरेक्ट नहीं किया, डिपॉजिट नहीं किया, फेल टू कलेक्ट और डायरेक्ट टैक्स एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 50 ऑफ द बिल या चैप्टर, ये तो लोअर आपने डायरेक्ट में नहीं किया पे, ये तो ठीक है, आप जो रिसिपिएंट है उससे ले लें, उसने रिटर्न चेक कर लें, सब कुछ कर लें, पैरामीटर फुलफिल कर लें और देख लें कि उसने किया है तो आपसे दिखा सकते हैं। और दूसरे वाला जो है हैविंग कलेक्टेड टैक्स अंडर डिवीजन सो एंड फेल टू पे टू द कमिश्नर एज रिक्वायर्ड, यहाँ आपने डायरेक्ट कर लिया, अपने पास पॉकेट किया हुआ है, आपने पास लेके बैठे, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई आपको ग्रेस नहीं है, कोई चीज नहीं, यहाँ आपने वो पैसे गवर्नमेंट को विद इन टाइम देने, नहीं देने तो फिर उसमें पेनल्टी भी है, एडवांस चल रही, सब कुछ होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है विद दीज वर्ड्स ये एरिया हमारा विद होल्डिंग जितने भी सेक्शन थे उसको हम ओवरऑल रिव्यू कर लिए, और उसके साथ साथ ओब्लिगेशन किस पे है,
किस अमाउंट पे है, रेट क्या है, और फिर जो आपके एक्टिव टैक्स पेयर हैं, नॉन एक्टिव है, डिले वाले हैं, उन पे रेट शीट क्या है, विद होल्डिंग टाइम क्या है, उनके कॉन्सिक्वेंस क्या है, एक्सपेंस डिसला होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट लेनी है, डिफॉल्ट से चार्ज लेना है, पेनल्टी है, प्रोसिक्यूशन है, वो सारी स्टेटमेंट से लेके आप 44 वाले एडजुडिकेशन और ऑल सेक्शन, अब्जम्पशन सर्टिफिकेट, साथ ही एग्जम्पशन, नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये वो सारे ऑलमोस्ट सब हमने डिस्कस किए हैं सबको इन डिटेल। तो अगर फिर भी अदरवाइज जितनी हमारी वीडियोस हैं वो आप पाकिस्तान टैक्स चैनल जो है यूट्यूब पे उसमें देख सकते हैं। कभी भी उसमें कोई इशू हो, जो भी एडिशनल केस ला आते रहेंगे वो भी हम इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। विद दिस वर्ड थैंक यू वेरी मच। आप नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, और जो रेफरेंसेस वो रेमेडी वाले जो हैं उसको हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ी मशहूर हूँ तस्करा साहब का विद होल्डिंग के हवाले से पिछले चंद लेक्चर्स के अंदर सर ने विद होल्डिंग प्रोविजंस, उसकी एडजुडिकेशन, फेलियर टू डिफॉल्ट, एग्जाम्पशंस और उसके केस लास सारे बड़े खूबसूरती से सर ने सीधा असल जो रहनुमाई की। ये कानून के ताल्लुक इल्मों के लिए जो स्पेशली टैक्स का काम करते हैं, टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके रेगुलर ऑडिट्स हैं वो तो शायद साल बाद होते हैं, लेकिन विद होल्डिंग ऑडिट जितने भी बड़े केसेस, अच्छे केसेस हैं उनमें हर साल होते हैं, और उसके लिए आपको इफेक्टिबिलिटी सारी चीज़ों की जितनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उतना अच्छा आप वहाँ पे अपना केस प्लीड कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह सर की रहनुमाई में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।